जो अगर क्वेश्चन आप ट्राई कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल जाएगा क्योंकि आपने इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। है क्या यहाँ पे कि हमारे पास में दो आइडियल गैस हैं। आइडियल गैस जो पहली वाली है उसमें ओनली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और जो दूसरी वाली है उसमें ओनली प्रोटॉन प्रेजेंट है, और कह रहे हैं कि सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो कंटेनर बना लेते हैं, डायग्राम मोटा मोटा प्रिपेयर कर लेते हैं। ये पहला कंटेनर हो गया, ये दूसरा कंटेनर हो गया। पहले वाले में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और दूसरे वाले में प्रोटॉन प्रोटॉन प्रेजेंट है। दोनों के जो नंबर हैं वो तो सेम है। ठीक, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी इन्होंने कहा है दोनों में सेम है। टेम्परेचर यहाँ पे जो है वही है। तो टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर होता ये है कि जो ये मॉलिक्यूल हैं या ये जो इलेक्ट्रॉन है इन सब में मोशन है, तो इन सब में काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी सबकी एक बराबर नहीं होगी, कुछ कम ज़्यादा होगी, लेकिन ऑन एन एवरेज सब में अगर हम बात करें तो एक जैसी ही होगी। और वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये? 3/2 NKT। ये आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया गया होगा। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी सेम है और N भी सेम है और T भी सेम है। तो इस इक्वेशन से तो चीज़ें जस्टिफाइड हो गई। मतलब अगर ना भी बताया होता ना इन्होंने कि अच्छा हाँ इन्होंने बताया नहीं काइनेटिक एनर्जी ये सेम होगा, ये हमें समझ में आया है। ये इन्होंने नहीं कहा कि अंदर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है और यहाँ जो प्रोटॉन का मोशन है वो सेम काइनेटिक एनर्जी पे है। इन्होंने कहा है N और T ये दोनों का सेम है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इससे ये कंक्लूड हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो यहाँ पे दोनों में इक्वल होगा, सेम होगा। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा। मोमेंटम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी से रिलेट होता है। P जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 MK होता है। काइनेटिक एनर्जी सेम है, सो मोमेंटम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। अब ये कहानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की तरफ भी जा सकती थी, लेकिन ये ले नहीं गए हैं, ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की तरफ ले गए हैं। दोनों बातें मैं बता देता हूँ। डी ब्रॉगली वाला हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है ना लैम्डा, वो होता है H/P, और यहाँ से क्लियर होता है कि लैम्डा जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P होगा, और मोमेंटम दोनों में अलग होगा। काइनेटिक एनर्जी सेम है बट मोमेंटम बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन मास अलग अलग होगा। सो डी ब्रॉगली भी दोनों की अलग अलग होगी। ये यहाँ पे पूछा नहीं है। पूछा क्या है? यहाँ पे पूछा है अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पर डी ब्रॉगली वाला फॉर्मूला नहीं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगेगा। वो क्या होता है? जो मोमेंटम होता है उसमें अनसर्टेनिटी मैंने P ही मान ली, और डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन उसमें जो अनसर्टेनिटी उसको मैंने x मान लिया। ये कांस्टेंट रहेगा। ये H/2π/4π या H/2 जो भी आप लिखते हो, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस जो होगा ना दोनों ही केस में वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम कह पाएंगे कि जो सर x होगा ना वो होगा सम कांस्टेंट डिवाइड बाई P, और यहाँ पे जो x है वो P के 1/P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो आपका P है वो तो स्क्वायर रूट M पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से x जो आ गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√M आ गया। अब यहाँ पर रेशियो किसका किससे पूछा है? अनसर्टेनिटी पोजीशन इलेक्ट्रॉन पहले है, तो यहाँ पर हम कहेंगे XE एंड देन इसके बाद XP एंड इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ये मास उल्टा हो जाएगा, प्रोटॉन का मास पहले आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन का मास बाद में आ जाएगा। ये आपको जानकारी होगी कि 1849 होता है प्रोटॉन का मास, 1849 गुना होता है कंपेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉल्व करोगे तो ये 43 आ जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा मैंने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दी। यहाँ पर आंसर इसी स्टेप पे आ गया था, MP/ME अंडर रूट में, MP/ME अंडर रूट में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा।